कुड़िए दरवाजा खोल दे, थानेदार साहब अपनी तसल्ली कर लें। पता नहीं लोग गरीबों से क्यों ज्यादती करते हैं, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। वो बिड़बिड़ाने लगे। हरबंस कौल ने दरवाजा खोला तो मैदान साफ हो चुका था। सामने 2 पल के बरामदे में एक चारपाई पर मुख्य सांसी की बीमार बेवा पड़ी थी, या फिर घर का एक नौकर मौजूद था। पुलिस वालों के साथ 15-20 सांसी भी अंदर आ गए थे। तुम लोग बाहर निकलो, हवालदार जगन्नाथ ने उन्हें डांटा। नहीं हवालदार साहब, यह कैसे मुमकिन है? आप लोगों के पास तो तलाशी का वारंट भी नहीं है और आप धौंध से मकान की तलाशी ले रहे हैं। हम तो कानून की मदद करने के लिए आपको इस ज्यादती की इजाजत दे रहे हैं, वरना आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका क्या एतबार अपनी तरफ से यहाँ कुछ रख कर मुकदमा बना ले? हमारे सामने तलाशी ले, मुखिया ने सीताराम को चिढ़ाते हुए कहा। सीताराम का बस नहीं चलता था कि उसकी जुबान काट देता। उन लोगों के यहाँ जमा होने से ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि अब उसके लिए अंदर कुछ नहीं बचा है। ये बड़े मक्कार बदमाश थे। अब सीताराम को रह कर ये पछतावा होने लगा था कि उसने बीएसएफ की मदद क्यों न हासिल की। इस तरह कम से कम वो हनीफ खान को अपने हाथ से गोली मार कर कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकाल लेता। अब तो दोनों तरफ से वो मारा गया। मुलजिम भी निकल गए और माल भी न मिला। अपना मुंह इसने अलग से काला करवाया, क्योंकि इस नाकाम छापे का जरूर नोटिस लिया जाएगा। उसके जवानों ने बड़ी बददिली से 2-3 कमरों में ताक झांक की, लेकिन यहाँ उनके लिए था ही क्या जो उन्हें मिलता। मायूस होकर गर्दन झुकाए वो सीताराम के साथ थाने की तरफ वापस लौट रहे थे। सीताराम ने वापस लौटते हुए दिल ही दिल में कसम खाई थी कि वो इन सासियों की जिंदगी जरूर जहन्नुम बना देगा, ख्वाह इसकी कुछ ही कीमत अदा करनी पड़े। आज उन लोगों ने वाकई इसके साथ बड़ी ज्यादती की थी। मुखिया सांसी, तूने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी। बिलाखिर वो फट पड़ा। कमाल है महाराज, एक तो हम आपसे ताउन करें, उल्टे आप हमें कोस रहे हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं ना होता तो आप मकान के अंदर नहीं घुस सकते थे। कमाल है जी, एक तो ज्यादती की है कि बगैर वारंट के घर की तलाशी ली, उल्टा धमकियां दे रहे हो। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई ना। मुखिया सांसी कहाँ काबू आने वाला था। ये जो तुम बहुत टर्टर कर रहे हो ना, कल ही इसका मजा चखा दूंगा। इस मर्तबा हवालदार जगन्नाथ ने गैरत दिखाई। देखो सीताराम, हम भी इज्जतदार लोग हैं। इस तरह अगर तुम्हारे मुलाजमों ने मुझे गालियां और धमकियां देना बंद ना किया तो मेरे लोगों को भी गुस्सा आ सकता है, और कोई गलत सूरत हाल पैदा हुई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। मुखिया के मुंह से ये निकलने की देर थी कि बाकी सब ने ही बोलना शुरू कर दिया। चलो चलो देख लूंगा इन सबको। सीताराम ने गांव के बाहर एक महफूज मकाम पर खड़ी अपनी जीप में बैठकर अपने जवानों को वापस जाने का इशारा करते हुए कहा। ड्राइवर ने इसके इशारे पर जीप भगा दी थी। बड़ी दूर तक इसे अपने ताकुब में सांसियों के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती रही। उसका खून खोलता रहा, लेकिन अब वो ठंडे दिमाग से कुछ करने का कायल हो गया था। इस गुस्से के हाथों उसे मुतअद्दिद मर्तबा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अब वो कोई नया तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। उसने अगले ही रोज अपना बदला चुका लिया था, जब नजदीकी गांव के एक चोर से अपने बयान में कहा कि हाँ, उसने चोरी की 2 भैंसें मुखिया सांसी और इसके बेटे के हाथ फरोख्त की थी। इस मर्तबा खुसूसी पुलिस फोर्स की मदद से वो मुखिया और इसके बेटों को थाने में ले आया था। सारी रात वो इन पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़ता रहा, लेकिन बेसुध। इस तरह वो भी जानता था कि कल वाली बेइज्जती का बदला तो नहीं ले सकता। बस एक जरा दिल को करार सा आ गया था। तीसरे रोज सांसियों ने बाप बेटों को इसकी हिरासत से छुड़वाया। यूं तो हनीफ खान को एक रोज यहाँ से वापस जाना ही था, लेकिन इस तरह अचानक आ पड़ने वाली विपता से मुतल्लिक कभी मुख्य सांसी के लड़कों ने भी नहीं चाहा था। तल्लोक उसे अपने साथ भगाता गांव के उस महफूज ठिकाने की तरफ आ निकला था, जहां पहुंचकर वो खुद को कदरे महफूज समझते थे। हनीफे, शहर चल, मेरे ख्याल से अब यहाँ रहना ठीक नहीं। सीताराम वापस आ गया है, कोई ना कोई तमाशा लगाए रखेगा। तल्लोक ने चलते चलते कहा। नहीं यार तल्लोकी, बस तेरा बड़ा शुक्रिया, मुझे सरहद पार कर ही लेनी चाहिए। हनीफ खान ने कुछ सोचते हुए कहा। हनीफे, क्या बात है यार, तू ऐसे? कोई बात नहीं तल्लोक, उधर माँ भी रहती है। अब इलेक्शन कुछ दिनों बाद तो होंगे। अगर फजल शाह जीत गया तो पुलिस की मदद से हमें बहुत तंग करवाएगा। मैं चाहता हूं कि वालदा को किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचा दूं। कम से कम मैं अपने बाप की रूह के सामने शर्मसार तो नहीं होना चाहता। इसने तल्लोक की बात काटते हुए कहा। तल्लोक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि अभी हालात साजगार नहीं है, लेकिन हनीफ की जिद के सामने उसे हथियार फेंकने पड़े। हनीफ खान ने अलबत्ता उसकी ये बात जरूर मान ली थी कि वह सरहद आज ही उबूर नहीं करेगा, क्योंकि सीताराम के नाकाम छापे के बाद उन लोगों ने सरहद पर बड़े नाके लगा दिए होंगे। वो तल्लोक के साथ उसी रात शहर में उनके एक ठिकाने पर आ गया था। यहाँ 3 दिन उसने खामोशी से गुजार दिए थे।
चौथे दिन मुख्य सांसी की बेवा, बेटियां और बेटे खुद उसे रुखसत करने आए थे। हनीफ खान के ना कहने के बावजूद उन्होंने एक खतीर रकम उसके पल्ले बांध दी थी। बेटा, तू ये समझ कर रख ले कि ये तेरे बाप के हिसाब के पैसे निकले हैं। हम तुझे रुखसत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल नहीं मानते। तुझे तेरे अल्लाह रसूल की कसम है, जब कोई मुश्किल पड़े तो इस तरफ आते हुए बिल्कुल न हिचकिचाना। मुख्य सांसी की बेवा ने बोझल दिल से कहा। मासी, तू मुतमईन हो जा, वहाँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनीफ खान ने पुरतमाल लहजे में जवाब दिया। चन्नी उसे सरहद तक खुद छोड़ने आया था। वो तो दूसरी तरफ जाने पर भी बजिद था, लेकिन हनीफ खान ने एक तरह उसे ज़बरदस्ती ही वापस लौटाया था, क्योंकि वह जानता था कि अब वो एक मफरूर इश्तियारी की हैसियत से अपने घर जा रहा है। उसे तो खुद अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना था। अगर खुदा न खास्ता चन्नी को कुछ हो जाता तो वो सारी ज़िंदगी उसके घर वालों को मुंह दिखाने के लायक न रहता। चुन्नी आंसू बहाते हुए वापस लौटा था। सरहद के आर पार जाना हनीफ खान के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज वो अपने ही मुल्क की सरहद में दाखिल होते हुए कुछ घबराहट महसूस कर रहा था। उसे इल्म था कि फजल शाह से ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि हनीफ खान का जिंदा रहना उसकी मौत है। वो हनीफ खान को मरवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डालेगा। इसके हाथ कितने लंबे थे। कानून और जराइम दोनों की दुनिया में इसकी साख कैसी थी, इस बात का अंदाजा हनीफ खान से ज्यादा बेहतर कोई नहीं लगा सकता था। उसने रात के पिछले पहर ही सरहद अबूर कर ली थी और चोरों की तरह दबे पांव अपने घर की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ था। घर के अंदरूनी हिस्से में उसकी मखसूस दस्तक पर जिस शख्सियत ने दरवाज़ा खोला, उसे देखकर हनीफ खान एक लम्हे के लिए तो डगमगा ही गया था। ये सुगरा थी, उसकी मंगेतर। उसके बाप की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो इसकी ज़िंदगी में सुगरा को ब्याह कर ले आए। शायद उसकी माँ को अकेले देखकर उसके मामू ने अपनी बेटी को भी इसे अपनी बहन के घर भेज दिया था। तुम, बेख्तियार उसके मुँह से निकला। हाँ, मैं तुम्हारे जाने के दूसरे ही रोज़ आ गई थी। चाचा छोड़ गया था, बेजी नहीं है ना। सुगरा ने अपनी दानिश में शायद अपनी सफाई पेश की थी। मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, जाओ मासी को इतला करो, और हाँ, किसी को मेरे आने की खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? हनीफ खान ने कहा। सुगरा चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ और नज़र मोहम्मद आ गए। काफ़ी देर तक उसकी माँ हनीफ खान को सीने से लगाए आंसू बहाती रही। बस कर जा माँ, तू क्यों रोती है? अभी मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गया। हनीफ खान ने उसे तसल्ली दी। हनीफे, मेरे बच्चे, अब हालात पहले वाले नहीं रहे। नत्थू की जिंदगी में और बात थी। इस इलाके की सारी पुलिस बदल गई है। फजल शाह ने सरदारों को खामखा तुम्हारे मुकदमे वार बना दिया है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। खुदा भला करे बरादरी वालों का जो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन है यहाँ से हम निकल ही जाएं। नज़र मोहम्मद ने कहा। मैं नज़र मोहम्मद, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जिस ज़मीन पर मेरे खामन ने जान दी है, मैं उसे छोड़कर जीते जी नहीं जा सकती। मेरी कब्र नत्थू के साथ ही बनेगी। नत्थू की बीवी ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। हनीफ खान ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब न दिया। वो जानता था कि उसकी माँ कभी अपने खामन की कब्र छोड़कर नहीं जाएगी। बेटा, मुझे तुझ पर मान है। तूने अपने बाप का बदला लेकर मेरा कलेजा ठंडा कर दिया है। बस अब मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अपनी इस अमानत को भी ले जा और किसी दूसरे शहर में घर बसा ले। पुलिस को गिरफ्तारी न देना बेटा। फजल शाह तुम्हें जिंदा बाहर नहीं आने देगा। सरदार रशीद अपने भाई को पर्चे से निकलवाने के लिए इससे सुलह कर लेगा और दोनों मिलकर तुम्हें। इससे आगे वो कुछ न कह सकी। मैं जानता हूँ माँ, तू फिक्र न कर। बरादरी वाले अभी इतने बेगैरत नहीं हुए कि तुझे तनहा छोड़ देंगे। मुझे अभी फजल शाह का खाता भी मुकम्मल करना है, फिर ले जाऊंगा सुगरा को भी। हनीफ खान ने फैसला कुन लहजे में कहा। तीनों सुबह तक बातें करते रहे। उन्होंने गांव में किसी को कानो कान उसकी आमद की खबर नहीं होने दी थी। इस रोज वो देर गए तक सोता रहा और शाम के बाद दोबारा आने का वादा करके अपने गांव से बाहर आ गया। उसने फिल वक्त अपने लिए एक महफूज पनाहगाह सोच ली थी। उसने पुगटाने में दौराने की आम दाढ़ी रखकर अपनी शक्ल खासी तब्दील करने की कोशिश की थी और अब भी आम देहातियों के से अंदाज में अपने इलाके से बाहर आ रहा था। शहर की तरफ जाते हुए इसे अचानक ज़हरा बाई का ख्याल आ गया। ज़हरा ने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अभी तक हनीफ खान के दिमाग पर उसके इश्क का भूत भी बुरी तरह सवार था। उसने इनायत बाई और इसकी बेटी पर लाखों रुपए लुटाए थे। उसे उम्मीद थी कि इसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही वो खुशी से पागल हो जाएगी। कम अज कम यहाँ रहकर वो अगले 2-3 रोज में फजल शाह के हालात और अपने बाद पेश आने वाले वाकयात से तो आगाह हो सकता था। वो जानता था कि इनायत बाई का फजल शाह से मुस्तकिल रब्ता रहता है। इस तरह वो ज़हरा को हाथ में लेकर फजल शाह से अपना बदला भी चुका सकता था। यही कुछ सोचते हुए इसने रंडी बाजार का रुख किया था। इसके पास एक खतीर रकम मौजूद थी जिससे वो अगले 2-3 माह बड़े ठाट बाट से बसर कर सकता था।
इस दरमियान उसे उम्मीद थी कि किसी दूसरे शहर में वो कोई ठिकाना बनाने में कामयाब हो जाएगा। रात इसने शहर के एक मामूली से होटल में एक मज़ार के नज़दीक गुजारी। सुबह इसने नाश्ते के बाद होटल छोड़ दिया। दरबार पर सलाम करने के बाद उसने पैदल ही रंडी बाजार की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया था। रात ही उसने शहर से नया शलवार कमीज लेकर यहीं रखा था और अपनी रकम कमीज के नीचे कपड़े की बास्केट में छुपा रखी थी। अपना हुलिया उसने खासा तब्दील कर लिया था और इसका कोई बहुत नज़दीकी शख्स ही उसे पहचान सकता था। उसने जानबूझकर इनायत भाई के कोठे पर दिन के औकात में जाने का इरादा किया था। वो जानता था कि शाम के बाद बाजार की रौनक बढ़ जाती है और कोठों पर तमाशाइयों की आमदोरफ्त में इजाफा हो जाता है। ज़हरा बाई का कोठा इसके लिए कोई नया नहीं था। ये सीढ़ियाँ वो दर्जनों मरतबा चढ़ और उतर चुका था। इसने रिक्शा बाजार के बाहर ही छोड़ दिया और अब पैदल ही सर झुकाए कोठे की तरफ आने लगा। बगैर दस्तक दिए वो चुपचाप कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ गया। पहले ही कमरे में ज़हरा सोफे पर करवट के बल लेटी कुछ गुनगुना रही थी। आहट होने पर उसने मुड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए वो दंग ही रह गई। उसे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि हनीफ इस तरह कुछ चुप छुपाए आ सकता था। वो अब एक मफरूर इख्तियारी था, रियासत शाह का कातिल, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। तरबियत याफ्ता तवाइफ ज़ादियों की तरह उसने इस तरह बाहें फैलाकर हनीफ खान का इस्तकबाल किया जैसे इसके लिए बावली हुई जा रही थी। हनीफ खान ने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी और फौरन ही कमीज़ की एक जेब में रखे हजार के 5 नोट निकाल कर उसे थमा दिए। इसकी क्या ज़रूरत थी, एक तो इतने दिनों बाद आए हो। ज़हरा बाई ने पेशावर तवाइफों की तरह हाथ बढ़ाकर नोटों पर झपटते हुए कहा, कुछ ला नहीं सका, कोई तोहफा तो तुम्हारे लिए लाना ही चाहिए था, मेरी तरफ से तोहफा ही समझ कर रख लो। हनीफ खान ने बेशर्मी से दांत निकालते हुए कहा, तुम खुद जो आ गए, इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए क्या होगा, इसने हनीफ खान से लिपटते हुए कहा। ज़हरा को अपनी माँ का इंतज़ार था। फजल शाह ने उससे वादा किया था कि अगर उन्होंने हनीफ खान की गिरफ्तारी में मदद दी तो उनका मुंह मोतियों से भर देगा, और अगर उसे शक भी हो गया उन्होंने हनीफ खान को अपने पास पनाह दी थी तो उन्हें बर्बाद करके रख देगा। दोनों माँ बेटी अच्छी तरह समझते थे कि फजल शाह जो कहता है वो करने की ताकत भी रखता है। यूं भी हनीफ खान ने उसके भाई रियासत शाह को कत्ल किया था, जो कोई मामूली आदमी नहीं था। इनायत बाई थोड़ी देर बाद ही आ गई थी। हनीफ खान को वहां देखकर पहले तो वो चौंकी, फिर फौरन ही उसने भी अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल कर लिए। उसे इल्म था कि हनीफ खान बहरहाल एक इश्तियारी है, इन हालात में हिकमत से ही इस पर काबू पाया जा सकता है। इनायत बाई ने भी पेशावर नायका की तरह उसकी बलाएं लेनी शुरू कर दी। इसने नौकर से वही हनीफ खान की खातर तवाज़े के लिए कुछ मंगवा लिया था और अब दोनों को अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में आ गई थी। आने से पहले उसने अपनी बेटी को आंख के मखसूस इशारे से उसके फराइज से आगाह कर दिया था। थोड़ी देर बाद ही नौकर खाने पीने के लिए कुछ ले आया। इनायत बाई के हाथ पांव कपकपा रहे थे। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी कि इसे किसी भी तरह पुलिस को हनीफ खान की आमद से मुत्तला करे। बसूरत दीगर ऐन मुमकिन था कि अगर फजल शाह को इस बात का शक ही गुजर जाता है कि वो यहाँ से होकर गया है तो इनकी जिंदगी जहन्नम बना दी जाती। यूं भी एक मफरूर इख्तियारी का इसके कोठे पर क्या कहा। करीबन 10 मिनट बाद इसने नौकर को दूसरे कमरे में ले जाकर सूरत हाल से आगाह करना चाहा और उसे हनीफ खान का तारुफ करवा दिया। या मौला खैर बीबी, ये क्या गजब हो गया, नौकर के तो पाँव ही फूल गए थे। होश कर, खबरदार, अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला, उसे भनक भी पड़ गई तो हमारी जान को आ जाएगी। मुँह दफ़ा हो जाए और इंस्पेक्टर अल्लाह दित्ता के पास जाकर मेरी तरफ से ऐसे ही बताना जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। उसने सरगोशी में नौकर से कहा, जो लरसते कदमों से सीढ़ियों की तरफ चल दिया। ऐन उन लम्हात में किसी ज़रूरत के तहत ये हनीफ खान कमरे से बाहर निकलकर बाथरूम की तरफ आ रहा था जब उसने नौकर को इनायत बाई के कमरे से निकलते देखा। क्या हाल है बाबा शरीफ, उसने नौकर को पहचान कर यूं ही पूछ लिया। जवाब में उसकी तरफ से जिस रद्द अमल का इजहार हुआ उसने हनीफ खान की छठी हिस्स को बेदार कर दिया। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इस नौकर से वो पहली मर्तबा नहीं मिला था, लेकिन उसने घबराहट में ना सिर्फ उसे पहचानने से इनकार किया था बल्कि बड़ी घबराहट से तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया था। हनीफ खान बिन अत्तू खान का बेटा था, कोई शहरी बाबू नहीं था, ना ही यहाँ तक जेबे काटता आ गया था। उसने शऊर की आंख खोली थी तो बैनुल अक़वामी सरहद के आर पार जाना शुरू कर दिया था। वो मुल्कों की सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर इसने अपने बाप के साथ सारी जिंदगी चोरी की थी। वो तो फिजा में खतरे की बू सूंघ लिया करते थे। अचानक ही उसकी छठी हिस्सेदार हुई। जान के लाले पड़े तो ज़हरा बाई के इश्क के भूत एक लम्हे में उसके सर से उतर गए। उसे अपनी बाप की बात याद आ गई थी जिसने कहा था कि मर्द को हमेशा औरत का याराना ही लुटाया करता है। सारी जिंदगी कानून चोर को नहीं पकड़ सकता, लेकिन औरत और मर्द की चोरी फौरन पकड़ी जाती है।
क्या बात है बीबी, शरीफ कुछ घबराया हुआ है? इसने इनायत भाई के कमरे में दाखिल होकर इस अंदाज से इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया कि इनायत भाई के हाथ पांव ही फूल गए। चोर की दाढ़ी में तिनका की मुस्ताक उसे भी शक गुजरा कि हनीफ खान ने शायद उसकी साजिश को भांप लिया है। कुछ नहीं, तुम क्यों फिक्र करते हो? अफीम की ज्यादा मिकदार चढ़ाई होगी, आजकल कुछ ज्यादा ही नशा करने लगता है। इनायत भाई ने, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, ने किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह अपनी सवाइयाँ पेश करके बज़ाहिर हनीफ से ज्यादा खुद को मुतमईन करना चाहा। मैं फिक्र नहीं किया करता इनायत भाई, अगर फिक्रमंद होता तो यहाँ क्यों आता? लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ दगा करने वाला कभी बचकर नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारी बेटी पर लाखों रुपए इसलिए नहीं लुटाए कि तुम वक्त आने पर मुझे पुलिस के हवाले कर दो। इसने गुस्से से खोलते हुए अपनी शलवार में छुपा पिस्तौल हाथ में पकड़कर लहराते हुए कहा, सच सच बताओ, अपने खसम को कहाँ भेजा है? मैं मजबूर हूँ, हनीफे फजल शाह से उसने लड़खड़ाई आवाज में सुनाया, लेकिन मुकम्मल बात न कर पाई। हनीफ खान का पारा आसमान को छूने लगा था। उसे इल्म था कि यहाँ से थाना बमुश्किल 80 मिनट की मुसाफत पर है और ये कोई जंगली इलाका नहीं, ना ही रात का अंधेरा यहाँ फैला हुआ है। उसने अपनी दानिश में इनायत भाई के नज़दीक से गुजर कर आगे निकलना चाहा था ताकि सीढ़ियों के रास्ते बाहर भाग सके, जबकि इनायत भाई ने यह समझा कि वो इस पर हमला करने वाला है। इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, लेकिन मुकम्मल नहीं। हनीफ खान ने बिजली की सी फुर्ती से उसके मुंह पर हाथ जमाया और दूसरे हाथ से पकड़ा पिस्तौल का दस्ता इसके सर में मारे। इनायत भाई कटे हुए दरख्त की तरह ढेर हो गई। ज़ारा भाई दूसरे कमरे में से अचानक ही बाहर निकली थी। इसके कानों तक अपनी माँ की चीख की आवाज़ पहुंच गई थी। यहाँ पहुंचकर इसने जो मंजर देखा वो इसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। उसने भी वापस भागना चाहा, लेकिन वो मुश्किल 2 कदम ही भाग पाई थी जब हनीफ खान ने उसे भी आ लिया। अपनी माँ के बरक्स वो हनीफ खान का एक थप्पड़ ही मुंह पर लगाकर चकरा गई और कमरे के अंदर जा गिरी। दोबारा उसे उठना नसीब न हुआ। हनीफ खान यहाँ से खाली हाथ जाना नहीं चाहता था। इसका दिमाग गुस्से से घूम गया था। इसके बाप की बातें सनद थी, तवाइफ आखिर तवाइफ होती है। हनीफ खान को सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा था कि उसने अपने दिलो दिमाग पर इस रंडी के इश्क का भूत क्यों सवार किया। उसने जमीन पर गिरी ज़हरा के गिरबान से झटका देकर बटुआ निकाला और अपनी जेब में ठोंस लिया। इनायत भाई का परस उसके सिंगार में इस पर पड़ा था। हनीफ खान ने उलट दिया और इसमें मौजूद सारी करेंसी और सोने की अंगूठियां और 2 चूड़ियां अपनी जेब में डाली और चुपचाप सीढ़ियां उतर गया। उसके चेहरे पर एक नज़र डालने से किसी को शक नहीं गुजर सकता था कि वो ऊपर क्या कारनामा करके आया है। लंबे लंबे डग भरता वो कुछ फासले पर खड़ी टैक्सी में जा बैठा और उसे स्टेशन की तरफ चलने का कहा। ऐन उन लम्हात में जब सब इंस्पेक्टर अल्लाह दिता बाबा शरीफ की इत्तला पर अपने जवानों को जोर से डांटता फौरन तैयार होने का हुक्म दे रहा था, इसका शिकार बड़े इत्मीनान से मछली की तरह पिछली नशिस्त पर टेक लगाए नई मंजिलों की तरफ महवे परवाज था। उसने स्टेशन के नज़दीक टैक्सी छोड़ दी थी। यहाँ से एक रिक्शे के जरिए वो लारी अड्डे पर पहुंचा था, फिर लारी अड्डे से एक बस के जरिए अपने होटल तक और वहां से एक और टैक्सी के जरिए दूसरे होटल तक, जहां से उसे कोच में बैठकर दूसरे शहर अपने एक दूर के अजीज रिश्तेदार के पास जाना था। इन हालात में सरदार रशीद की तरफ से सुलह का पैगाम फजल शाह के लिए नेमत गैर मुतरकबा से कम नहीं था। उसने दिल ही दिल में खुद को मुतअद्दिद मरतबा शाबाश दे ली थी। इस पैगाम का मतलब ये था कि सरदारों ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, क्योंकि फजल शाह ने अपनी चक्करबाजियों से इस मामले को बड़ा सियासी इशू बना दिया था। उसने अपने भाई को मौत पर असम्बली की तरफ से बाकायदा करारदाद मुजम्मत पास करवाई थी और अखबारात की तरफ से पुलिस पर लान तान का सिलसिला हनूज जारी था। सरदार रशीद बड़ा काया आदमी था। सरकार दरबार में उसका जाना आना भी फजल शाह की तरह लगा रहता था और इसकी मेहरबानियों ही ने उसे फिलवक्त झुक जाने का मशवरा दिया था, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे उसके भाई की जान बच सकती थी। एक मरतबा फिर फजल शाह और सरदार रशीद मुज़ाकरात की मेज़ पर एक मुश्तरका दोस्त के यहाँ बैठे थे। फजल शाह, तुम जानते हो कि मेरा भाई इस हमले में शामिल नहीं था? सरदार रशीद ने अचानक ही पूछ लिया। हाँ, मुझे इल्म है, फजल शाह ने मुस्कुराते हुए 2 टोक बात कही। फिर भी तुमने? हालांकि मेरे और रियासत शाह के दरमियान मुआहदा तुम्हारी मौजूदगी में हो चुका था, सरदार रशीद ने कहा। सरदार साहब, मरने वाले की ज़िंदगी के साथ ही मुआहदे ख़त्म हो गए। आपसे एक और मुआहदा करना चाहता हूँ। आप भी इस बात को भी समझते हैं और मैं भी कि माले गनीमत में जितने कम हिस्सेदार होंगे इतना ही हम दोनों को फ़ायदा होगा। रियासत शाह मर गया है, अब शाहपुर का हाकिम मैं हूँ फजल शाह, और मैं अपना कोई जानशीन अभी पैदा नहीं करूँगा। तुम्हारे मैदान में आने का मुझे कोई कलक नहीं था। गुस्सा था तो इस बात का कि एक कमी कमीन को तुम लीडर बनाने जा रहे थे। अरे इस आलम हवालदार की औकात ही क्या है, तुम इसे यूनियन कौंसिल कर। खैर छोड़ो इसको।
सरदार रशीद, मेरे पास इन हालात में महज तुम्हारे साथ मुस्तकबिल की दोस्ती कायम करने के लिए एक ऑफर अभी भी मौजूद है। ये सीट तो तुम मेरे लिए छोड़ दो, M&A की सीट तुम्हारी होगी। और हाँ, रहा मामला यूनियन कौंसिल का, तो मैं तजवीज़ दे सकता हूँ कि अपने मुश्तरका दोस्त को इसका चेयरमैन बना देंगे। उसने मुश्तरका दोस्त गनी खान की तरफ इशारा किया, लेकिन आलमदाद, पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दो सरदार साहब। फजल शाह ने उसकी बात काटते हुए कहा, आलमदाद पर लानत भेजो, ऐसे कई किराए के टट्टू तुम्हें मिल जाएंगे। मेरी बात गौर से सुन लो, गनी खान जितना तुम्हारा दोस्त है उतना ही हमारा है। कौंसल के तमाम ठेके ये ईमानदारी से तुम्हारे और मेरे दरमियान तकसीम कर देगा और इसका हिस्सा दोनों ईमानदारी से अदा करते रहेंगे। रहा मामला आलमदाद का, इसने बहुत खा लिया है। पुलिस का 2 टके का हवालदार अगर हमारे जैसे ख़ानदानी लोगों की बराबरी करने बैठ गए, हम तो फिर झक ही मारेंगे ना। उसे खाने दो जेल की हवा। ये बात अपने ज़हन में बिठा लो सरदार साहब कि सरदार मुरीद या आलमदाद में से तुम्हें एक का इंतखाब करना है। बहरहाल इनमें से किसी एक को जेल में रहना होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं कि तुम अपने नौकर के लिए अपने भाई की कुर्बानी दे सको। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।